Hello everyone, so welcome to yours YouTube channel Icon Careers and I'm your mentor सौरभ खंडेलवाल। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंज और पॉलिटिकल न्यूज इन ईयर 2025 एंड दैट इज इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो आपके एग्जाम में क्लैट 2026 में आ सकता है। तो न्यूज क्या थी आप देख पा रहे हो, द पर्सन इन न्यूज दैट इज the former Prime Minister of India, Rahul Gandhi's grandmother, Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi's mother, Firoz Gandhi's wife, and Jawaharlal Nehru's daughter. The person in news is Indira Gandhi, the Iron Lady, India's first female Prime Minister of India, along with at that time, just after the Sri Lankan Prime Minister Srimao Bandaranaike, जो पहली किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस समय तक इंदिरा गांधी इज बेसिकली द सेकंड प्राइम मिनिस्टर और द सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन एनी कंट्री। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने जा रहा है दैट इज बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज दैट इज अराउंड 50 years of emergency. As such, the newspapers or the political parties always इस पर्टिकुलर टॉपिक को द डार्केस्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो 50 साल हो चुके हैं भारत में लगने वाली तीसरी इमरजेंसी जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। इज इट ओके? तो नेशनल इमरजेंसी थर्ड वन एंड दिस इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक अराउंड 21 मंथ्स की ये एक इमरजेंसी इंपोज की गई, जिसके बहुत सारे प्रॉन्स कॉन्स थे। तो उसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सेशन को आप पूरा कवर करें। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इज इट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 years ऑफ इमरजेंसी को लेकर। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझ भी लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को हम कवर भी करेंगे, तो लिखते भी चलें आप लोग। हर बेसिक इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एग्जाम्स। तो आई थिंक इस साल ये कोई ना कोई टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इमरजेंसी। 50 years ऑफ इमरजेंसी, तो पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए ना, तो 2022-23 में पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू को लेकर, प्रेसिडेंट जो नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज। फिर डीवाई चंद्रचूड़ अपॉइंट हुए एज अ सीजे ऑफ इंडिया, अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज। So in this year, possibly this is one of the important in terms of constitution. Done? चलिए, तो in the Indian Constitution, the emergency means a situation when the normal democratic government is unable to function according to the constitution and some special power are given to the central government to deal with that crisis. As such, you all aware कि हमारा जो इंडिया है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्टेट की अपनी एक पावर है, सेंटर की अपनी एक पावर है, स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो डेमोक्रेटिक तौर पर चुनकर आई है। इन केस अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर पाती है, तभी तो हम लोगों ने न्यूज पेपर्स में इस तरह का आर्टिकल्स पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग इमरजेंसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट मशीनरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब काम नहीं कर पाए, तो गवर्नर हैव द पावर कि जो वो इंपोज कर सके to just advise the president of India कि इस particular state में अब एक emergency impose कर दी जाए। तो in the case of some crisis, there is some special power given to the central government to deal with that crisis. तो ध्यान रखें, आर्टिकल 355 is important। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर पाता है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू जस्ट ओवरटेक द power of the state assembly. So that is under which article of Indian Constitution 355। और ध्यान रखें इसी के जस्ट बाद जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, वो यही है 356, क्योंकि वो तो बात करता है बेसिकली स्टूडेंट स्टेट इमरजेंसी को लेकर, जो हमने मणिपुर वाले केस में डिस्कशन किया था। लेकिन जब हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं, तो वहां पर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। तो इन दिस वे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी है। नॉर्मली वन इज द नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार लगी है। सेकेंड वन इज आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी है, जो रिसेंटली भी मणिपुर में इंपोज की गई।
द थर्ड वन इज 360, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक इंपोज नहीं की गई। नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल 352। इज इट ओके? अब बात आती है इमरजेंसी इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज रिमेंबर पार्ट नंबर 18 में इसको डिफाइन किया गया है इमरजेंसी को। और इमरजेंसी कौन सी कंट्री से सोर्स किया गया? बिकॉज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इमरजेंसी हमने सोर्स किया है फ्रॉम द जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ओके? इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड? तो प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर एक टॉपिक आपको क्लियर होगा। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, पार्ट नंबर 18 फ्रॉम 352 टू 360। चलिए, तो इन 1975 इमरजेंसी इन इंडिया इज 21 मंथ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम जून 25, क्योंकि कुछ डेट्स आपको इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखनी है। कभी कभार कहना है कि जून 1975 में लगी है, दैट इज ओके, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हिस्टोरिकल है ये। तो ध्यान रखिए 25 जून 1975 से लेकर ये तारीख आपको याद रखनी है 21 मार्च 1977 बाय द सस्पेंशन ऑफ द सिविल लिबर्टीज। सस्पेंशन ऑफ द सिविल लिबर्टीज का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे अधिकार जो आम लोगों के लिए थे वो उनसे छीन लिए गए, ओके, अंडर द इमरजेंसी। प्रेस सेंसरशिप, प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया, मतलब जो भी छपेगा इन द न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, वो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वो उसको चेक करेंगे, अगर उनको रेलिवेंट लगता है, इन केस अगर उनके अगेंस्ट में कोई आर्टिकल प्रिंट होने जा रहा है तो उसको वो रोक भी सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली मूवीज में सेंसरशिप होती है ना, सीबीएफसी काम करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कि अगर कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसा एक्शन जो सिंबॉलिक तौर पर कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो उसे सीबीएफसी हटा देता है। तो इन द सेम वे, थर्ड वन, मास अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स। बहुत बड़ी संख्या में अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी रीजन, जिसमें बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के, एल.के. अडवाणी थे, जयप्रकाश नारायण थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, देयर आर सो मेनी लीडर, ओके। नेक्स्ट वन, रूल ऑफ डिक्री। डिक्री का मतलब होता है दैट इज जस्ट एन ऑटोनॉमी आ गई थी, मतलब नहीं कहते हिटलरशिप आ गया था उस समय तक, क्योंकि सब कुछ काम कौन किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, किसके डायरेक्शन पे हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बेसिस पर, तो इसलिए इसको डिक्टेटरशिप भी बोला गया है। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी में। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है जो यूएसए से सोर्स किया गया है, और एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। उसमें वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर सब आर्टिकल्स हैं वो आपसे छीन लिए गए, मतलब आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो, स्पीच नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, तो वो सारी चीजें आपसे छीन ली गई। दैट इज व्हाई कि वी कॉल्ड द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इज कंसीडर्ड एज अ डार्केस्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट इमेजिन कि आज की तारीख में अगर आपको बोलने से रोक दिया जाए, आप अपना कुछ स्पीच नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, तो क्या होगा? दैट इज जस्ट एन इमरजेंसी। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन, तभी तो गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है, जो करंट की, वो बार बार कांग्रेस के लिए क्या बात करती है कि ये इमरजेंसी की बात करते हैं, ये इमरजेंसी लाए थे, डार्केस्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे, ओके। तभी तो वो संविधान की हत्या वाला जो कोड चलता है न्यूज़पेपर्स में, वो यही इसी चीज के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट वन, इम्पोज बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अमिड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, जिसके कारण से क्या हुआ? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है। जब गवर्नमेंट इनस्टेबल होती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या हो जाते हैं? इनस्टेबल हो जाते हैं। एंड इन इलेक्शन वर्डिक्ट अगेंस्ट हर द इमरजेंसी यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू कॉन्सेंट्रेट पावर। तो इमरजेंसी लगने से होता क्या है? सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है टुवर्ड द सेंटर, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है। क्योंकि हुआ क्यों? क्योंकि वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आया, तो दैट्स व्हाई उन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट व्हिच डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हर ऑफिस। तो ये केस कहां चला? इलाहाबाद की हाई कोर्ट में चला, जहां पर उनके सामने वन ऑफ द पर्सन, उन पर्सन का नाम जरूर अभी डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसके अगेंस्ट में वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो चुनाव लड़ा, लेकिन वो मेल प्रैक्टिसेस करी। उन्होंने क्या? गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करा। तो उसको देखते हुए वो केस गया हाई कोर्ट के पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, और उनको सस्पेंड कर दिया गया उनके ऑफिस से। डिक्लेरेशन बाय, तो उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनको कहा गया
कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की इमरजेंसी इंपोज कर दी जाए। डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन दिस डेट, एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर गांधी। सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, आर्टिकल 358, 359 of the constitution were invoked to suspend freedom like speech, assembly and the right to life and liberty. I hope it is okay. आप पर्सनल लिबर्टी अगर आपसे छीन ली जाए वो एक तरीके से इमरजेंसी ही है। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट द इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस। अब ये है वो पर्सन जिनके अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ने मेल प्रैक्टिस करके चुनाव लड़ा और जीती भी, लेकिन वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया और केस कहलाया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस इन 1975। अबाउट व्हाट इज बेसिकली द केस, उसको समझ लेते हैं अपन अब। तो इट इज अ लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक हिस्ट्री अराइजिंग फ्रॉम 1971 जनरल इलेक्शन where Prime Minister Indira Gandhi defeated socialist leader Raj Narayan, leading to a legal challenge on the ground of electoral malpractices. 1971 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने malpractice की थी, उसको देखते हुए राज नारायण जो उनके अपोजिशन में लड़ रहे थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई। Electoral contest and allegation. Raj Narayan alleged that Indira Gandhi misused government machinery and public funds for electoral gain, violating the Representation of People's Act 1951. That is again a very important act. जो बहुत बार हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लैट के बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी में ये कहा गया है कि आप मेल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हो, इलेक्टोरल गेन नहीं ले सकते हो, गलत मशीनरी को यूज नहीं कर सकते। एंड filed a petition in the Allahabad High Court seeking to invalidate her elections on the ground of this alleged malpractices. तो इस जो malpractices की गई उस malpractices के वजह से आप इस पूरे इलेक्शन को डिसॉल्व कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ मिसयूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी फॉर इलेक्शन कैंपेन। एज ए रिजल्ट हर इलेक्शन वाज इनवैलिडेटेड एंड शी वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग द प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफ। इज इट ओके? द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी हम नेशनल इमरजेंसी 352 की बात कर रहे हैं। इज इट ओके? तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल अंडर 352 declared when there is a threat to the security of India or any part of its due war, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, उसके कारण से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ध्यान रखें, वॉर, जब दो देश क्लियरली म्यूचुअली कह दे कि हाँ हम लड़ रहे हैं इन द स्टेट ऑफ वॉर, तो उसे कहते हैं वॉर। सेकंड आता है एक्सटर्नल एग्रेशन, जब एक कंट्री तो साइलेंट है लेकिन दूसरी कंट्री उसको फोर्स आउट कर रही है, लड़ते हैं, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन कहलाता है। और तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन, इसे आर्म्ड रिबेलियन भी कहते हैं। इज इट ओके? आई थिंक इट इज ओके। तीन तरह से इमरजेंसी इंपोज की जाएगी, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्लियर रखना बिल्कुल। डिक्लेयर्ड इन 1962 चाइना वॉर के समय, 1971 पाकिस्तान वॉर के समय, 1975 इंटरनल इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी 1975 किस टाइप की थी, तो इंटरनल इमरजेंसी थी, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा किया गया, दैट्स व्हाई। इफेक्ट क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड, सेंट्रल गेट पावर ओवर द स्टेट और द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम। एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी का भी एक प्रोविजन है। इमरजेंसी पहली बार में 6 महीने के लिए लगेगी, उसे वापस से एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और ऐसे करते करते अगर जरूरत पड़ती है तो ये 3 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप इमरजेंसी जो 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी है उसके बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट नॉलेज मिल चुका है, सो दैट आप उसके कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। ऑल द बेस्ट। मॉक्स पूरे अच्छे से दें। लीगल एज की टेस्ट सीरीज आइकन पे चल रही है। अराउंड वी हैड कंप्लीटेड अराउंड 46 मॉक टेस्ट। तो अभी भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे 5-10 मॉक टेस्ट और देने हैं, आप अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के भी टेस्ट दे रहे हो तो प्लीज विजिट वंस। आप यहाँ पे आके भी इन टेस्ट को फेस कर सकते हो। लास्ट 25-26 डेज टू गो। जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालें, कॉन्फिडेंट रहें, अफर्मेटिव रहें, मैनिफेस्ट करें कि यस आई एम द टॉप 10 एनएलयूज इन द लिस्ट। टॉप 10 एनएलयू में आपको आना है। मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अफर्मेटिव रहें, पॉजिटिव रहें, जो भी थोड़े थोड़े से लूप होल्स हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही है, उसको रिव्यू करें एंड ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम द इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर मॉक।
Is there any conflict? Is there any confusion? Is there any question? So please message into the comment box or visit once. So this is all from my side. Thank you so much. All the best. Regular करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे. Thank you so much.